चलिए माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सीए इंटर के ऑडिट का फास्ट ट्रैक बैच का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको बताया था कि एसक्यूसी वन के कुछ इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में एमसीक्यूज है, एक हाथ दूसरे, और एक केस स्टडी है जिसको हमको डिस्कस करना है। तो फटाफट पहले उनको फिनिश करते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, आज के नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर लेंगे। तो ऐसे एसक्यूसी वन जो है ये स्पेसिफिकली बात कर रहा था क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन फर्म विच इज प्रोवाइडिंग अ वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज। तो अगर मान लो एक सीए की फर्म है, वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ना कि जस्ट ऑडिट, तो उनके अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को कैसे मेंटेन किया जा सकता है और कैसे उसको इंप्रूव करा जा सकता है, उसके बारे में प्रोविजंस एसक्यूसी वन में दिए हुए थे। तो इस एसक्यूसी वन के अंदर कुछ एलिमेंट्स बताए हुए, अगर आप उन एलिमेंट्स के साथ क्लियर हो तो एसक्यूसी वन आपका क्लियर हो जाएगा। अगर किसी ने पिछला लेक्चर या अब तक के जितने भी लेक्चर्स हुए फास्ट ट्रैक के उनको नहीं देखा हुआ है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे वीडियोस के लिंक्स मैंने दिए हुए, जाकर के फटाफट उन लिंक्स को चेकआउट करिएगा और वन बाय वन उन लिंक्स को ओपन करके अपना फास्ट ट्रैक बैच जो है वो कंप्लीट करिएगा। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और सारे के सारे लेक्चर जो है वो मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एसक्यूसी वन के कुछ एमसीक्यूज जो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं। तो पहला एमसीक्यू देखो यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। पहला है एसए 220 अप्लाइज एट द फर्म लेवल। तो मुझको बताएंगे एसक्यूसी वन फर्म लेवल पे अप्लाई करता है कि एसए 220 फर्म लेवल पे अप्लाई करता है? तो एसक्यूसी वन फर्म लेवल पे अप्लाई करता है और एसए 220 पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे अप्लाई करता है, हाँ कि ना? तो यहां पे पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो इनअप्रोप्रिएट है, वो सही नहीं है। दूसरा, एसक्यूसी वन इज प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस दैट द फर्म इज सब्जेक्ट टू एसए 220। तो एसक्यूसी वन तभी अप्लाई करता है जब एसए 220 किसी फर्म पे अप्लाई करता है। द आंसर इज इनकरेक्ट बिकॉज एसक्यूसी वन एसए 220 पे डिपेंडेंट नहीं है, एसए 220 एसक्यूसी वन पे डिपेंडेंट है। नंबर 3, एसए 220 इज प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस दैट द फर्म इज सब्जेक्ट टू एसक्यूसी वन। तो ये थोड़ा सही लग रहा है बिकॉज एसए 220 जो है वो एसक्यूसी वन के बेस पे बना हुआ है और एसए 220 अप्लाइज टू ऑल एंगेजमेंट। द आंसर इज अगेन इनकरेक्ट बिकॉज एसए 220 स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट पे अप्लाई करता है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर बिकॉज एसए 220 इज बेस्ड प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एसक्यूसी वन। उसके बाद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इस टॉपिक का नहीं है, तीसरा भी इस टॉपिक का नहीं है। यस, फिफ्थ एमसीक्यू इस टॉपिक से बिलोंग करता है, यानी कि एसक्यूसी वन से बिलोंग करता है। Again, identify the most appropriate statement in the context of SQC1. Assembly of engagement files should be completed in not more than 60 days after the date of auditor's report in case of the audit engagement. सही तो लग रहा है, आगे पढ़ते हैं। एंगेजमेंट फाइल शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। नहीं, बिफोर द नहीं, आपका ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद हम लोग असेंबली करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। एंगेजमेंट फाइल शुड बी कंप्लीटेड इन नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट। नहीं, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट नहीं होता है, वो आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होता है, तो ये भी गलत है। एंगेजमेंट फाइल शुड बी कंप्लीटेड ऑन द डेट ऑन विच ऑडिट रिपोर्ट इज साइन। द आंसर इज अगेन नो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द अप्रोप्रिएट आंसर बिकॉज बाकी के तीन एकदम गलत है कि असेंबली ऑफ एंगेजमेंट फाइल शुड बी कंप्लीटेड इन नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन द ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब आपने असेंबली जो है वो आपका रिपोर्ट इशू करने के 60 दिन के अंदर बना लेना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 5 जो आपके एसक्यूसी 1 पे अप्लाई करते थे। अब एक काम करते हैं, उस केस स्टडी पे आते हैं जो एसक्यूसी 1 पे स्पेसिफिकली अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये रहा केस स्टडी दास एंड कंपनी वाला। ठीक है, मैं जरा बैठ जाता हूं और फिर शांति से उसको डिस्कस कर लेंगे। देखो, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, आपकी साइड बाय साइड पढ़ते रहिएगा इसको। दास एंड कंपनी, अ फर्म ऑफ ऑडिटर्स, इज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, अ प्रपोज्ड अ प्रोस्पेक्टिव न्यू क्लाइंट। दास एंड कंपनी एक सीए फर्म है, उनको ऑफर हुआ है एक कंपनी का ऑडिटरशिप जो उनके नए क्लाइंट होने वाले हैं। सीए सुकन्या इज वन ऑफ द पार्टनर इज डीलिंग विद द न्यू क्लाइंट। तो इस दास एंड कंपनी की सीए सुकन्या जी एक पार्टनर है जो उस नए क्लाइंट के साथ डील कर रही है, मतलब वो प्रोबेबली एंगेजमेंट पार्टनर हो सकती है। While meeting with the officers of the company, she came to know that Sushant, the CFO of the company, was her classmate। मतलब एक सुशांत है जो उनका क्लासमेट है।
In fact, both of them had started CA together. However, Sushant had left CA midway due to the repeated failures and tried his luck to pursue MBA in finance from one of the leading institution. अगर EPA में क्लास लगाता तो ऐसा हालत नहीं होता. आगे बढ़ते हैं. Jokes apart, during the initial discussions, it transpires that company is going to launch a new services in the field of weather forecasting. Such services would be available on the website of the company and micro weather information would be available on the payment of the charges. The company requests the audit firm to be visibly associated with their marketing rates. मतलब कंपनी ने क्या किया हुआ है, इस नए उनके सर्विसेज के अंदर मार्केटिंग के अंदर आपको एसोसिएट होने के लिए बोला हुआ है. Assume that the firm chooses to accept the offer and writes it to previous auditor Walker and Company. ये उनके previous auditor है. To advise whether there exists any professional reasons for them not to accept the proposed offer. मैंने उन्होंने NOC के लिए अप्लाई किया हुआ है. However, Walker and Company do not reply to the request of Das and Company. उन्होंने रिप्लाई नहीं किया हुआ है. During preliminary discussions, it also became known that the said company had acquired all the shares of the another company. मतलब इस कंपनी ने क्या किया हुआ है, किसी और कंपनी के सारे शेयर अप्लाई किया है, मतलब उन्होंने उसको होली ऑन सब्सिडरी कंपनी बनाया हुआ है. Under the relevant provision of the law, financial statement of both the companies needed to be consolidated and audited. But obviously बात है वो subsidiary कंपनी है, wholly owned subsidiary है, तो उसको consolidate करके consolidated financial statements का भी audit करना होगा. Despite this knowledge, Das and Company failed to advise their client regarding the audit of consolidated financial statement. इन्होंने अपने client को consolidated financial statements के audit के बारे में किसी प्रकार का advice नहीं दिया. The company also offers auditor contract for providing IT services pertaining to information system of the company. देखिए यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर उनको एसोसिएट होने के लिए बोला हुआ है, साथ साथ आईटी सर्विसेज को देने के लिए भी उनको एडवाइस किया हुआ है. बेस्ड ऑन द अबाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो बेसिकली ये केस स्टडी क्या है, दास एंड कंपनी है, उनको एक कंपनी ने अपॉइंट किया एज एन ऑडिटर. सीए सुकन्या उनकी एंगेजमेंट पार्टनर है. सुशांत उस कंपनी का सीएफओ है, उनका क्लासमेट था. कंपनी ने एक नया सर्विस लॉन्च किया वेदर फोरकास्टिंग का, उसके मार्केटिंग के अंदर उन्होंने उसको एसोसिएट होने के लिए बोला हुआ है. उन्होंने प्रीवियस ऑडिटर को एनओसी लेटर भेजा था, तब अब तक उनके पास से कोई जवाब नहीं आया है. और साथ साथ दास एंड कंपनी ने उस कंपनी को उनके सब्सिडरी कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के बारे में किसी प्रकार का एडवाइजरी नहीं दिया हुआ है. और फिर उस कंपनी ने दास एंड कंपनी को आईटी सर्विसेज को देने के लिए भी इंडल्ज करा हुआ है. अब उस फैक्ट्स पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है. कंसिडरिंग द डिस्कशन अबाउट सुकन्या एंड सुशांत, which of the following statement seems most appropriate? The above discussion is relevant in the context of proposed offer. The proposed offer should be accepted by the firm. The engagement team may be headed by CA Sukanya for the better coordination and results. The proposed offer should be accepted by the firm. The engagement team may be headed by the different partner of the firm. The matter is too trivial to be reported by CA Sukanya टू अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म. तो बेसिकली ये किस बात की चर्चा कर रहे हैं, सुकन्या एंड सुशांत के रिलेशन की बात कर रहे हैं. तो इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए सुकन्या जी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या देखना होगा कि कहीं सुकन्या जी खुद उस कंपनी के अंदर किसी प्रकार से फाइनेंशियली और अदरवाइज इंटरेस्टेड तो नहीं है, उनके रिलेटिव्स कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है या नहीं है. अब यहाँ पे सुशांत जो है वो उनका क्या है, बस स्कूल का फ्रेंड है. तो आपने जवाब देना है कि क्या सुकन्या जी इस फर्म का ऑडिट कर सकती है, या फिर अगर ये सुकन्या जी को बाजू में निकाल करके क्या वो फर्म किसी और पार्टनर को एंगेजमेंट पार्टनर बना करके उस कंपनी का ऑडिट कंटिन्यू कर सकती है. तो इसका जवाब आपने देना है. ठीक है. तो मैं जब इंडिपेंडेंस की चर्चा करता हूं तो इंडिपेंडेंसी बस माइंड में नहीं होनी चाहिए, अपीयरेंस में भी होनी चाहिए. तो भले ही सुकन्या जी लॉज एंड रेगुलेशन के अंदर दिए हुए इंडिपेंडेंस को फॉलो करती है, लेकिन जबकि सुशांत जी उनके स्कूल फ्रेंड है, तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस खतरे में हो सकता है. फर्म के पास अगर उनके क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि किसी प्रकार का कोई एसोसिएशन ऑडिट फर्म का क्लाइंट के साथ नहीं होना चाहिए, तो वो उनका जो फ्रेंडशिप है वो भी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस के ऊपर थ्रेट हो सकता है, फेमिलियरिटी थ्रेट आ सकता है. तो उसको ओवरकम करने के लिए फर्म क्या कर सकती है, एक तो फर्म एक्सेप्ट कर सकती है
लेकिन सीए सुकन्या जी को उस ऑडिट एंगेजमेंट के लिए एंगेजमेंट पार्टनर नहीं बनाएगी, किसी और पार्टनर से उसको क्या कर सकती है, हेड करवा सकती है। तो उसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, द प्रपोज्ड ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड बाय द फर्म। भले एक्सेप्ट हो सकता है। द एंगेजमेंट टीम में बी हेडेड बाय द डिफरेंट पार्टनर ऑफ द फर्म। सुकन्या जी नहीं, कोई और हेडेड करेगी। बाकी ऑप्शन जो है वो इनके इनकरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, कीपिंग इन द व्यू द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी टू बी विजिबली एसोसिएटेड विद द कंपनीज न्यू सर्विसेज, आइडेंटिफाई which type of threat is being faced by the audit firm। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा एडवोकेसी थ्रेट। व्हाई? बिकॉज उस फर्म को उन्होंने बाकी सर्विसेज को भी देने के लिए बोला हुआ है, यानी कि मार्केटिंग के अंदर भी उनको इन्वॉल्व किया हुआ है, आईटी सर्विसेज को भी उनके अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है। तो वो इन सारे सर्विसेज को, जो सर्विसेज वो दे रहे हैं, उन सारे सर्विसेज के अंदर वो एडवोकेट बन चुके हैं, मार्केटिंग के अंदर वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एडवोकेसी थ्रेट आ सकती है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, किसी का इंटरेस्ट नहीं है। फैमिली थ्रेट, सुकन्या और वो है, उनको निकाल दिया तो किसी प्रकार का फैमिली थ्रेट तो रहेगा नहीं। सेल्फ रिव्यू थ्रेट तो वो भी नहीं आएगा, बिकॉज किसी प्रकार की प्रीवियस सर्विस उन्होंने दिया हुआ नहीं है। एडवोकेसी थ्रेट आ सकता है, बिकॉज आईटी सर्विसेज अगर उन्होंने प्रोवाइड कर ली तो आईटी से निकले हुए जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके अंदर गलती हो सकती है। तो वो अपने ही एडवोकेसी को ऑडिट करेंगे तो वो थ्रेट अराइज हो सकता है। एडवोकेसी थ्रेट के अंदर ये फर्म उस क्लाइंट के साथ अटक सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीवियस ऑडिटर्स वॉकर एंड कंपनी हैव नॉट रिलाइड टू कम्युनिकेशन ऑफ दास एंड कंपनी, विच फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक इज नॉट फॉलोड बाय देम। यानी कि वॉकर एंड कंपनी ने एनओसी को कोई रिप्लाई नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा एथिक उन्होंने फॉलो नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज इट इज नॉट अ प्रोफेशनल बिहेवियर। अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन है तो कम्युनिकेट करिए, ऑब्जेक्शन नहीं है फिर भी कम्युनिकेट करिए। आपने किसी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं किया है तो वॉकर एंड कंपनी ने प्रोफेशनल बिहेवियर, इस एथिक को फॉलो नहीं किया है, प्रोफेशनल बिहेवियर को। नेक्स्ट वन, दास एंड कंपनी have failed to advise the company regarding the audit of consolidated financial statement, जो कि करना चाहिए। Which fundamental principle of professional ethics is been violated by the Das and company? तो प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं, इंटीग्रिटी नहीं, ऑब्जेक्टिविटी नहीं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर। बिकॉज ऑडिट करने के टाइम पे उन्होंने ड्यू केयर नहीं लिया हुआ है, जो कि कंसल्टेंसी करनी चाहिए वो नहीं किया हुआ है। वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, अगर उनको पता नहीं है कि ऐसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट करना होता है तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है प्रोफेशनली, और पता है और फिर नहीं पता है तो वो ड्यू केयर नहीं ले रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। फिर बढ़ते लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग द ऑफर ऑफ वर्क ऑफ आईटी सर्विसेज बाय द ऑडिटर टू द कंपनी। मतलब आईटी सर्विसेज ऑडिटर कंपनी को दे रहा है, तो फिर यहां पे कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकता है। सच ऑफर मे बी क्रिएटेड सेल्फ रिव्यू थ्रेट, such offer may create advocacy threat, such offer may does not constitute any threat, such offer may create self review and advocacy threat। तो मेरे हिसाब से यहां पे जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए सेल्फ रिव्यू थ्रेट, बिकॉज एडवोकेसी थ्रेट तो यहां पे नहीं आएगा, कोई थ्रेट ही नहीं है ऐसा भी नहीं होगा, और सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी थ्रेट ये भी ऑप्शन, मेरे को लगता है कि ऑप्शन में डी भी सही हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कुड बी ए ऑप्शन, बिकॉज वहां से आए हुए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको आप ऑडिट कर रहे हो, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट जो है वो आ सकता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे कि कीपिंग इन द व्यू रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी टू बी विजिबली एसोसिएटेड विद द कंपनीज न्यू सर्विसेज, आइडेंटिफाई विच सर्विसेज, बिकॉज वो जो मार्केटिंग की चर्चा यहाँ पे करी थी उसके एंगल से वो आंसर अगर बोलेंगे, आईटी सर्विसेज को यहाँ से निकालेंगे, तो एडवोकेसी थ्रेट जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। बिकॉज एसोसिएट किस एंगल, एसोसिएट कौन से चीज से होने के लिए बोला है, मार्केटिंग के साथ होने के लिए बोला है, नया सर्विसेज का मार्केटिंग, तो वहां पे वो बहुत सारी एडवोकेसी करेंगे क्लाइंट को, तो उसलिए वहां पे एडवोकेसी थ्रेट आएगा। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली आईटी सर्विसेज, तो यहां पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट कुड बी अप्रोप्रिएट आंसर। तो दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजन को अगर ओवरकम करना है तो ये एक्सप्लेनेशन उसके लिए सही है। तो बच्चों यहां पे हमने फिनिश कर लिया अपना SQC1 वाला पूरा चैप्टर। आई गेस SQC1 आपको पूरा का पूरा क्लियर है। अब बढ़ते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो बच्चों आज जो है, आज हम लोग ऐसे 200 सीरीज में ही एक ऐसे आता है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है ऐसे 210, दैट इज एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसको हमको आज फिनिश करना है, ठीक है।
अगेन ये जो ऐसे है वो ऐसे आपके चैप्टर नंबर 11 से ही बिलोंग करता है। तो चैप्टर 11 के अंदर एज यू कैन सी कि आपको यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड समझने थे, ऐसे 220, एसक्यूसी 1 और ऐसे 210। ऐसे 220 हो चुका है, एसक्यूसी 1 भी हो चुका है। अभी एक छोटा सा ऐसे 210 उसको फिनिश करते हैं और आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। तो ऐसे 210 स्पेसिफिकली क्या चीज है उसको एक बार समझ लेते हैं। ऐसे 210 किस बात के बारे में बात करता है? नाम देखिए क्या है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सी, एक प्रोसेस बताता हूं, प्रोसेस के बाद आपको सारी बातें क्लियर हो सकती है। तो प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस है कि आज अगर किसी भी कंपनी को अपना ऑडिटर अपॉइंट करना है, अगर आज किसी भी कंपनी को अपना ऑडिटर अपॉइंट करना है तो उसका प्रोसेस क्या है, ढंग से समझिएगा। अगर ये क्लियर है तो फिर आप बाकी की बातें समझ सकते हो। आज अगर मान लो मेरे को किसी को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करना है तो होता क्या है, कंपनी के एजीएम के अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है। सही बात है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है। अब जैसे मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी ने सीए ऑडिटर को अपना ऑडिटर अपॉइंट कर दिया। अब कंपनी क्या करती है, सीए ऑडिटर को अपॉइंटमेंट लेटर भेजती है। क्या भेजती है? अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर कौन किसको भेजता है? कंपनी किसको भेजती है? ऑडिटर को भेजती है। तो यहां पे सीए ऑडिटर इनको अपॉइंटमेंट लेटर भेजती है। अब जैसे ही सीए ऑडिटर को अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है कि मेरे को इस कंपनी ने अपॉइंट करने का प्रपोजल दिया है, उन्होंने मुझको अपॉइंट कर दिया है, अब मैंने वो एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है वो सोचना है। तो सीए ऑडिटर क्या करता है, सारी बातें चेक करता है, इंडिपेंडेंस चेक करता है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, एथिक्स वगैरह सब कुछ चेक करता है और ये डिसाइड करता है कि मैंने ये ऑडिट करना है कि नहीं करना है। अगर मान लो सारी बातें सही है और वो ऑडिट करने के लिए रेडी है तो वो क्या करता है, अपने कुछ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लिख करके कंपनी को भेजता है। तो यहाँ पे ये सारी बातें मैं यहाँ पे निकाल देता हूं, ये प्रोबेबली आप समझ चुके हो। तो सीए ऑडिटर क्या करता है, कंपनी को एक लेटर लिखता है और उसके अंदर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लिख के देता है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लिख के देता है, एक लेटर होता है बकायदा जो सीए कंपनी को भेजता है। तो सीए ऑडिटर कंपनी को भेजता है। अब ये लेटर के अंदर क्या होता है, इस लेटर के अंदर ऑडिटर उस कंपनी का ऑडिट करने के लिए कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकता है वो लिखेगा। अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी को एक्सेप्टेड है तब कंपनी इन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करती है और जैसे कंपनी ने ऑडिटर के इन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया तो उस सीए ऑडिटर ने उस कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया ऐसे मानेंगे। ये सीए ऑडिटर इस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है ऐसे मानेंगे। बस कंपनी ने अपॉइंटमेंट कर दिया मतलब ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता है। सीए ने भी अपना एंगेजमेंट लेटर लिख करके कंपनी को देना है और इस लेटर को हम लोग क्या नाम देते हैं, कम ऑन, एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर। बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूजन करते हैं कि एंगेजमेंट लेटर क्लाइंट ऑडिटर को भेजता है, नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर क्लाइंट ऑडिटर को भेजता है, कंपनी ऑडिटर को भेजती है और ऑडिटर कंपनी को एंगेजमेंट लेटर लिख के देता है जिसके अंदर उस एंगेजमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जिन कंडीशंस पे ऑडिटर ऑडिट करेगा वो सारी बातें लिखी जाती है। आई गेस आपको इसका लॉजिक क्लियर है और कौन सा लेटर कौन किसको भेजता है वो क्लियर है। तो पहले ये जाएगा फिर उसके बाद ये दूसरा जाएगा, फिर अगर कंपनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तब जाकर के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट फाइनल हो चुकी है ऐसा हम लोग मानेंगे। अगर ये क्लियर है तो आगे की सारी बातें आसान हो जाएगी। अब ऐसे 210 जो है वो क्या बात करता है कि इस एंगेजमेंट लेटर में कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन ऑडिटर लिख सकता है और कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए, वो सारी बातें ऐसे 210 में लिखी है। इसीलिए ऐसे 210 का नाम क्या है, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। और उसको एग्री करना है, किसने एग्री करना है, कंपनी ने कैसे एग्री करना है। ये तो हो गया बेसिक चर्चा अपने ऐसे 210 के इंट्रोडक्शन पे।
अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन में ऐसे 210 पे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या सवाल ऑलरेडी बने हुए हैं। तो पहला सवाल जो बन सकता है वो है आपका कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर, यानी कि एंगेजमेंट लेटर में क्या कुछ आप लिख सकते हो, यानी कि ऑडिटर कौन कौन सी बातें लिख सकता है। नंबर 2 कॉन्सेप्ट आएगा रेकरिंग ऑडिट वाला। ओके, क्या आपके एंगेजमेंट लेटर में रिवीजन की गरज है? मतलब अगर पिछले साल भी मैंने ऑडिट किया है, इस साल भी मैं ही ऑडिट करूंगा, तो पिछले साल मैंने एंगेजमेंट लेटर दिया होगा, तो इस साल ऑडिट करने के टाइम पे उसको रेकरिंग ऑडिट कहेंगे। तो वो रेकरिंग ऑडिट के टाइम पे क्या मैंने एक नया एंगेजमेंट लेटर बना के देना है, या उसके अंदर रिवीजन करनी है, या पिछला वाला ही एंगेजमेंट लेटर मैं यूज कर सकता हूं? इस पे भी सवाल ऑलरेडी बने हुए हैं। तीसरा सवाल आ सकता है कि ऑडिट को एक्सेप्ट करने के क्या प्री कंडीशंस है, प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट, यानी कि ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या प्री कंडीशंस हो सकते हैं। सिमिलर टू एंगेजमेंट लेटर आपको लगेंगे, लेकिन ये अलग क्वेश्चन बनता है, उसका भी आंसर आपको देखना है। चौथा क्वेश्चन, लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। ये आपने ऐसे 705 में ऑलरेडी देखा हुआ है, लेकिन 705 में हमने देखा था कि लिमिटेशन ऑन स्कोप आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑडिट एंड ड्यूरिंग द ऑडिट हो रहा था, लेकिन यहां पे लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ द ऑडिट बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट हो रहा है, तो ऑडिटर ने क्या करना है। एंड लास्ट वन अगेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस इन विच देयर कुड बी चेंज इन द एंगेजमेंट लेटर, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच देयर कुड बी अ चेंज इन द एंगेजमेंट लेटर। तो ये 5 क्वेश्चन जो है, अगर आपने इन 5 क्वेश्चंस को टैकल कर लिया तो आपका ऐसे 210 क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम हम ऐसे 210 को शुरुआत कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बोल रहा है दैट इज टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू एन ऑडिट एंगेजमेंट, और एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले या कंटिन्यू करने के पहले कौन कौन से प्री कंडीशंस रखने हैं, और कौन कौन सी कॉमन अंडरस्टैंडिंग यानी कि एंगेजमेंट लेटर क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में होनी चाहिए। नॉट दैट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट वन, एग्रीमेंट ऑन दी ऑडिट एंगेजमेंट टर्म। Except in the cases where it is required under the law to get the accounts audited, audit is the matter of contract between the auditor and client. तो उनके बीच में client audit contract होता है. It is therefore important for both of the auditor and the client to clear about the nature of the engagement. और उसको हमको क्या करना होगा? राइटिंग में लेके आना पड़ेगा, और वो राइटिंग के अंदर लेके आने के बाद जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है जो ऑडिटर लिख के देता है, उसको उसने मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेशन करना है, और वो सारी बातें कहां पे रिकॉर्ड होगी? अपने एंगेजमेंट लेटर के अंदर रिकॉर्ड होगी, और वो एक एंगेजमेंट कैसा होगा? रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर होगा। ये एंगेजमेंट लेटर जो है वो कौन भेजता है? ऑडिटर क्लाइंट को भेजता है। एमसीक्यू में सवाल बन सकता है कि एंगेजमेंट लेटर कौन किसको भेज सकता है, तो ये पॉइंट नंबर 5 एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करना। अब इस एंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या कुछ होगा? सच लेटर इंक्लूड्स, मतलब ये क्वेश्चन आएगा आपका कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। क्या आएगा? कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। जो पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है, कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर। क्या कंटेंट है? पॉइंट नंबर 6 के अंदर देखने को मिल जाएगा, पेज नंबर 7 पे। अगर आप मेरा मेन बुक रेफर कर रहे हो तो पेज नंबर 7 पे आपको देखने को मिल जाएगा पॉइंट नंबर 6। तो यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 5 को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, पॉइंट नंबर 6 को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। क्या बात है उस एंगेजमेंट लेटर में ऑडिटर लिख के देगा? पहला पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, कि ऑडिट करने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है और ऑडिट करने का मेरा स्कोप क्या है। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग ऑडिट? ऑब्जेक्टिव यही होगा दैट टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस that the financial statements are free from material misstatement, to obtain the sufficient and appropriate audit evidences and to issue the report, है ना? तो मेरा ऑब्जेक्टिव वही है दैट मैं रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करूंगा और मैं ऑडिट रिपोर्ट आपको इशू करूंगा। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ऐसे 200 के अंदर ऑब्जेक्टिव होता है। स्कोप क्या होता है? कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करूंगा, इसको छोड़ करके और किसी प्रकार का काम मैं आपका नहीं करूंगा। यानी कि हो सकता है कि कई कबार स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होता है वो कंपनी का टैक्स ऑडिटर भी होता है। क्या होता है? टैक्स ऑडिटर। कभी कभार वो जीएसटी ऑडिटर भी हो सकता है। ओके, उसमें कोई चिंता नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये दोनों काम कर सकता है। अगर ऑडिटर को कंपनी ने अपॉइंट किया है फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और कंपनी का ये दिमाग है कि चलो टैक्स ऑडिटर भी वही होता है, जीएसटी ऑडिटर भी वही होता है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ही हम ये काम लगाते हैं। लेकिन आज मैं अपने एंगेजमेंट लेटर में स्पेसिफिकली ये लिखूंगा कि देखो भैया, मैं आपका ऑडिटर तो हूं, लेकिन मैं बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करूंगा, उसके अलावा और कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करूंगा। हाँ, स्पेसिफिकली
टैक्स ऑडिटर और जीएसटी ऑडिटर करके उनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, तो उसके लिए अलग फीस चार्ज करके वो अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं किया है तो एंगेजमेंट लेटर में बकायदा ये लिखना पड़ेगा कि भैया मैं बस स्टैट्यूटरी ऑडिट करूंगा, मैं टैक्स ऑडिट नहीं करूंगा, मैं जीएसटी ऑडिट यानी कि कोई और असाइनमेंट अदर देन स्टैट्यूटरी ऑडिटर मैं नहीं करूंगा। ये मेरे एंगेजमेंट लेटर में मैं लिख करके कंपनी को दूंगा ताकि आगे जाकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो पहला पॉइंट क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। नंबर 2, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिखूंगा। व्हाट आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैंने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, मैंने एथिक्स को फॉलो करना है, मैंने इंडिपेंडेंस को फॉलो करना है, मैंने आपको रिपोर्ट देना है, वगैरह वगैरह। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सारी बातें मैं अपने एंगेजमेंट लेटर में लिखूंगा कि मेरी ऑडिट करने के टाइम पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दूसरा, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मैनेजमेंट आप मुझको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएफआरएफ के हिसाब से बना के देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के टाइम पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को आप ही डिजाइन करेंगे, आप ही इंप्लीमेंट करेंगे, आप ही मेंटेन करेंगे। मुझको आप जो इंफॉर्मेशन लगेगी ऑडिट करने के लिए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर मुझको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लगे तो वो भी मुझको प्रोवाइड करेंगे। और आपके कंपनी के अंदर, आपके एंटिटी के अंदर जितने भी लोग हैं उनका अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मुझको चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। मैं किसी को भी ऑडिट रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछ सकता हूं। ये मेरे को आपसे सारी बातें चाहिए और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू माय ऑडिट। नीचे अभी वो वापस आएगा इसलिए मैंने आपको ओरल यहाँ पे बता दिया। तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। अब एग्जामिनेशन में सर यहाँ पे अंदर की सारी बातें लिखनी है, द आंसर इज नो। आपने बस हेडिंग भी लिख दिया तो आपका काम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आएगा, पॉइंट नंबर 3, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि एंटिटी का एएफआरएफ अलग है। मान लो एंटिटी किसी फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है या कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी को अपनी सब्सिडरी बनाया हुआ है तो उनका एएफआरएफ अलग हो सकता है। तो हमारा एएफआरएफ क्या है भैया? आप स्केड्यूल 3 के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर दैट मैटर इन डेज के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो मैं अपने एंगेजमेंट लेटर में लिख के दूंगा कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट तो करूंगा। यहां पे मैंने स्कोप में लिख दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने लिख दिया कि मैं ऑडिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। लेकिन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? वैसे वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो एएफआरएफ के हिसाब से बने हुए। और एएफआरएफ अपना क्या है? तो ये अपना एएफआरएफ है। अगर कोई और एएफआरएफ है तो ना मैं उसके अंदर कॉम्पिटेंट हूं और ना मैं उसको ऑडिट करने के लिए रेडी हूं। तो मैं एएफआरएफ को भी आइडेंटिफाई करूंगा मेरे एंगेजमेंट लेटर में कि मैं ऑडिट करूंगा प्रोवाइडेड एएफआरएफ ये है और इस हिसाब से बने हैं, तभी जाकर के मैं ऑडिट कर सकता हूं। एंड लास्ट वन, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट। तो यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये चीज क्या है। बेसिकली क्या लिखा है कि आप लोगों को अपना ऑडिट रिपोर्ट यहां पे नहीं देना है, आपको देना है एक्सपेक्टेड फॉर्म। एक्सपेक्टेड फॉर्म मतलब क्या? कि मैं कौन से फॉर्म के अंदर, कौन से फॉर्मेट के अंदर आपको रिपोर्टिंग इशू करूंगा। तो वो वाला फॉर्मेट आपको दिया कहां पे है? SS 700 में दिया हुआ है। ओके, SS 700 में क्या है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन वाला। तो अगर मान लो सब कुछ सही रहा तो मैं आपको अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू करूंगा और उसका फॉर्मेट ये रहा। तो ऐसे 700 का एक फॉर्मेट जो है वो कॉपी पेस्ट करके अपने एंगेजमेंट लेटर को चिपका दीजिएगा ताकि उनको समझे कि भैया क्या कुछ बातें जो है वो ऐसे 700 के अंदर, मतलब अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, फॉर्मेट के अंदर आ सकती है। हाँ, उसके अंदर अदर मैटर पैराग्राफ, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, वो सारी बातें नहीं आएगी। बिकॉज ऑडिट करने के बाद मुझको पता चलेगा कि ये सारे कंटेंट उसके अंदर ऐड करने हैं कि नहीं करने। साथ साथ अगर मान लो ऐसे 705 के अंदर अगर मान लो मेरे को अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाइड ओपिनियन भी ऐसे 700 के अंदर नहीं आता है। तो अगर मान लो सर्कमस्टेंसेस मुझको ये एड्रेस करते हैं कि आपको रिपोर्ट मॉडिफाई करना है तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। लेकिन अभी आप क्या करिए, ऐसे 700 का रिपोर्ट जो है वो बना करके कंपनी को दीजिएगा। कंपनी देखो इस फॉर्मेट के अंदर और इन कंटेंट्स के साथ मैं अपना रिपोर्ट जो है वो आपको इशू करूंगा। तो कंटेंट ऑफ द एंगेजमेंट लेटर में ABCDE 5 कंटेंट आते हैं। वापस यहाँ पे एंगेज कंटेंट्स ऑफ द एंगेजमेंट लेटर, ये पहला क्वेश्चन जो आपका आता है ऐसे 210 में, वो आता है आपका कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर। तो उसके अंदर पहला कंटेंट क्या आता है? यहां पहला कंटेंट आता है कि आप बताएंगे उनको कि मेरा ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है
और ऑडिट करने का स्कोप क्या है, ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है और ऑडिट करने का स्कोप क्या है। नंबर 2, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे, उसके बाद एफआरएफ को आइडेंटिफाई करेंगे, उसी के अंदर इनके लिखेंगे कौन सा एफआरएफ है, एंड लास्ट वन एक्सपेक्टेड फॉर्म प्लस कंटेंट, जो एसएस 700 के अंदर आएगा वो एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट आप उसको बना के दीजिएगा। तो ये वाला पहला क्वेश्चन आपको एसएस 210 में आ सकता है, 4 मार्क के लिए आ सकता है, 3 मार्क के लिए आ सकता है, 5 मार्क के लिए भी फॉर दैट मैटर अभी आने का चांस थोड़ा सा कम है, लेकिन 4 मार्क के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आंसर आपको, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। अगर ये सारे आंसर आपने लिख दिए तो फिर आपका 4 मार्क का प्रोविजन पक्का हो गया है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन एसए 210 के अंदर आएगा, सबको सारी बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 7 के अंदर कुछ लिखा हुआ है, इफ द लॉज एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब अ सफिशिएंट डिटेल्स the terms of the audit engagement, the auditor need not to record them in the written agreement except for the fact that such laws and regulation applies that the management acknowledges and understand the responsibility। यानी कि अगर लॉज एंड रेगुलेशन सफिशिएंट डिटेल प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, तो वहां पे आपको रिटर्न एग्रीमेंट बनाने की गरज नहीं है, नॉट एट इंपॉर्टेंट, आप उसको स्किप कर सकते हो, फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव रिवीजन पर्पस के लिए उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। बच्चों मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो है वो ऑडिटर को अपॉइंटमेंट लेटर भेजती है। अब ऑडिटर जो है वो चेक करता है कि मैं इस ऑडिट को करने के लिए रेडी हूं या रेडी नहीं हूं, मैं ये एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं। अब ये करने के टाइम पे वो कुछ चीजें चेक करता है, अगर वो सारी चीजें टिक है तभी जाकर के वो क्या करेगा, अपना एंगेजमेंट लेटर बना करके क्लाइंट को देगा, क्लाइंट उसको पढ़ करके एक्सेप्ट कर लिया तो ऑडिट के लिए तैयार हो जाएगा। तो ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर इशू करने के पहले कौन से कंडीशन चेक करता है, उन कंडीशंस को हम कहते हैं प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट, प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट, जो आपका सेकंड क्वेश्चन हो सकता है जो एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली होलसेल में आपको पूछा जा सकता है। तो व्हाट आर द प्री कंडीशंस, तो प्री कंडीशन जो है वो यहां पे दिया हुआ है, यहां से आपके आंसर की शुरुआत होती है। पहला प्री कंडीशन जिसको मैं महा प्री कंडीशन कहता हूं, महा प्री कंडीशन क्यों, इसको मैं हमेशा महा प्री कंडीशन कहता हूं। महा प्री कंडीशन क्यों, बिकॉज अगर ये प्री कंडीशन है तभी आगे के कंडीशंस को चेक करना है। अगर यही प्री कंडीशन नहीं है, मतलब यही प्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो आगे के प्री कंडीशंस को चेक करने की गरज ही नहीं, आप छोड़ दो। इसलिए मैं इसको महा प्री कंडीशन कहता हूं। वैसे ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं है, लिखने के टाइम पे आप सीरियसली यही लिखेंगे, लेकिन याद करने के लिए मैं बोलता हूं कि ये अलग है और बाकी प्री कंडीशंस अलग है। तो कौन सी वो महा प्री कंडीशंस है, महा प्री कंडीशन है डिटरमाइन वेदर, मतलब ऑडिटर ने डिटरमाइन करना है, चेक करना है वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। ऊपर मैंने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर 4th पॉइंट के अंदर लिखा हुआ था, देखिए यहां पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एएफआरएफ, कि क्या क्लाइंट एएफआरएफ, इसी एएफआरएफ के अंदर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। तो मैं एक बार चेक करूंगा ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, चलो मैं एंगेजमेंट लेटर में अंदर भी स्पेसिफिकली लिखूंगा ताकि कई बातें मिस आउट ना हो जाए, लेकिन उस एंगेजमेंट लेटर को लिखने से पहले मैं ये जरूर चेक करूंगा कि क्लाइंट जो है कौन से एएफआरएफ के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। अगर मान लो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस शेड्यूल 3 इस एएफआरएफ को छोड़ करके किसी और एएफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, तो मैं तो वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही ना करूं, बिकॉज एज ए इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट यही मेरा एएफआरएफ है और इन्हीं एएफआरएफ से बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हम ऑडिट कर सकते हैं। बात समझे? अगर यही एएफआरएफ मेरा सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं उसका ऑडिट कैसे करूंगा? तो इसीलिए आपको देखना होगा कि क्या कंपनी ने ये एएफआरएफ एक्सेप्ट किया है, ये एक्सेप्टेबल है। अगर यही एएफआरएफ एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो आगे ऑडिट करेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाकी कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। तो पहला महा प्री कंडीशन आएगा एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एएफआरएफ। क्या आएगा? एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एएफआरएफ।
फिर आएगी बाकी सारी कंडीशंस पॉइंट नंबर 2 के अंदर। ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ऊपर एंगेजमेंट लेटर के अंदर भी मैंने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ था, तो वो कौन सी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यहाँ पे प्री कंडीशंस के अंदर वो सारी बातें हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रेफर प्री कंडीशन वाला पैराग्राफ, तो उसके अंदर आपको प्री कंडीशन मिल जाएगी। कौन कौन सी प्री कंडीशंस है, क्या क्या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि मैनेजमेंट मेरे को राइटिंग में ये बात बताकर एक्नॉलेज करके दे रही है कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की? पहला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना एज पर एएफआरएफ मैनेजमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा ना हो जाए कि ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया, ऑडिटर ऑडिट करने के लिए चला गया और कंपनी बोल रही है अरे करो ऑडिट, हम बोल रहे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दे दो, कंपनी बोल रही है अरे वो तो आप लेके आओगे या आप ही बनाओगे, आप ही ऑडिट करोगे। अरे इसको सेल्फ रिव्यू थ्रेड बोलते हैं। ऑडिटर अकाउंटिंग नहीं करता है, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाता है, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके वो ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है उस पर रिपोर्ट करता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएफआरएफ के हिसाब से बनाना मैनेजमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप मुझको एक्नॉलेज करके दीजिएगा। अगर ये बात आप एक्नॉलेज कर रहे हो तभी मैं क्या कर सकता हूं, ऑडिट कर सकता हूं, ये मेरा प्री कंडीशन है। नंबर 2, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के टाइम पे जो इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। क्यों इंटरनल कंट्रोल? सो दैट दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी कि उस इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन करना भी मैनेजमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आएगा कि मेरे को सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस चाहिए जो मेरे ऑडिट के लिए रेलेवेंट है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन आपने यूज करी है उन सारी इंफॉर्मेशन का मेरे को एक्सेस चाहिए। अगर एक्सेस नहीं दोगे तो मैं ऑडिट कैसे करूंगा? अगर एक्सेस नहीं दोगे तो लिमिटेशन आ जाएगा, मैं अपना ऑडिट ठीक से नहीं कर पाऊंगा। साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है, तो वो लीगल केसेस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज उसका भी आउटकम नहीं आया, लेकिन मेरे को वो चेक करना है कि कहीं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट तो नहीं करता है। तो फिर उस लीगल केसेस की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग रेगुलर इंफॉर्मेशन से एडिशनल इंफॉर्मेशन मानेंगे। तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या मेरे को ऑडिट के लिए रेलेवेंट है? अगर रेलेवेंट है तो मैनेजमेंट वो आपने मुझको प्रोवाइड करना है। आई बात समझ में? एंड लास्ट वन आएगा अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दी पर्सन विद इन द एंटिटी, जिसको ऑडिटर ने चुना हुआ है कि इससे मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर जो भी चाहिए ऑडिट के लिए रेलेवेंट चीजें वो मेरे को चाहिए, उनका अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। आप सीएफओ से नहीं मिल सकते, टीसीडब्ल्यूसी से नहीं मिल सकते, अकाउंट डिपार्टमेंट के अकाउंट मैनेजर से नहीं मिल सकते वगैरह, ऐसा नहीं होगा। जो भी लोग आपके एंटिटी में काम करते उनका अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए। तो ये रही क्या बोलो मेरी प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट। व्हाट आर द प्री कंडीशन? पहला प्री कंडीशन है कि एएफआरएफ के हिसाब से एएफआरएफ एक्सेप्टेबल है। नंबर 2, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एएफआरएफ के हिसाब से, इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन करना, इंफॉर्मेशन का एक्सेस देना, एडिशनल इंफॉर्मेशन का एक्सेस देना और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दी पर्सन देना। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेकंड क्वेश्चन आपका यहां पे आएगा, व्हाट आर द प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट? व्हाट आर द प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट? तो क्या क्या प्री कंडीशन है? तो पहली कंडीशन है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एएफआरएफ। नंबर 2 आएगा एक्नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की? तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नंबर 1 preparation of financial statement as per AFRF. नंबर 2 इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन करना। नंबर 3 प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड लास्ट वन अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन वर्किंग विद इन द एंटिटी। तो ये आपका आएगा सेकेंड क्वेश्चन जो प्रोबेबली
4 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो अगर ये आपने आंसर लिखा तभी जाकर के आपको 4 के 4 नंबर मिल जाएंगे। आई बात समझ में? ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। ऐसे 210 में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखिए, अब मैंने आपसे कहा कि सारे प्री कंडीशन एक्सेप्टेड है, लेकिन प्री कंडीशन एक्सेप्ट करने के पहले ऑडिटर ने, सॉरी क्लाइंट ने ऑडिटर के ऊपर कुछ लिमिटेशंस डाले। चलो आप ऑडिट तो करो, लेकिन आप ये चेकिंग नहीं कर सकते, आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, परचेस की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सेल्स की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लीगल केसेस की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि एंगेजमेंट लेटर में लिख करके हमने दिया हुआ है। तो फिर क्या करेगा ऑडिटर? तो अगर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ऑडिटर के वर्क के स्कोप पे कोई लिमिटेशन डाल रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ प्रपोज ऑडिट एंगेजमेंट, देन सच ऑडिटर ये बिलीव करेगा कि ये मेरे लिमिटेशन के ऊपर, स्कोप के ऊपर लिमिटेशन है, और ये लिमिटेशन विल रिजल्ट इन द ऑडिटर डिस्क्लेमिंग हिज ओपिनियन। मतलब अगर वो उस लिमिटेशन के साथ ऑडिट करता है और अपना रिपोर्ट इश्यू करता है, तो रिपोर्ट वो मॉडिफाई करेगा 705 के हिसाब से, और उसके अंदर वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकता है कि मेरे को ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अगर मान लो वो मटेरियल लिमिटेशन है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, तो वो अपना रिपोर्ट मॉडिफाई करेगा। और अगर मान लो वो इतना ज्यादा लिमिटेशन है कि वो ऑडिट ही नहीं कर सकता है, तो उस केस में वो अपना ओपिनियन जो है डिस्क्लेमर के अंदर दे सकता है कि भैया मैं ऑडिट करने के लिए अपॉइंटेड था, लेकिन अभी मैं ओपिनियन देने के पोजीशन में नहीं हूं, आई एम नॉट इन द पोजीशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अदरवाइज वो मॉडिफाइड ओपिनियन देगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट। अगर 705 का मॉडिफिकेशन आपको क्लियर है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट, यानी कि बाकी सारी बातें चेक करिए जो मुझको नहीं मिली है, जो मैंने बेसिस फॉर ओपिनियन में लिखा हुआ है, उसके बारे में मैं अपना ओपिनियन नहीं दे सकता हूं। अगर उसको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, तो वो ओपिनियन डिस्क्लेम करेगा, बोलेगा कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं ओपिनियन मॉडिफाई करूं। अगर आप मॉडिफाइड ओपिनियन के प्रकार जाके देखोगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको उसको रिवाइज करा हुआ है अपने फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। और अगर मान ले ऑडिटर को ऐसा लगता है कि ये ऐसा हो सकता है, तो ऑडिटर उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही ना करे। ये बेटर चीज है कि अगर उसको लगता है कि आगे जाकर के रिपोर्ट में डिस्क्लेमर आ सकता है, तो वो उस ऑडिट को एक्सेप्ट ना करेगा। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है, लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिट बिफोर एक्सेप्टेंस, तो उसका जवाब क्या होगा? यहां पे लिख दो लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू एक्सेप्टेंस। अगर ऐसा होता है तो ही शुड नॉट एक्सेप्ट दी वर्क। उसके ऊपर एक कोई मस्त प्रैक्टिकल केस बना करके आपको पूछ सकते कि बताओ ऑडिटर इस केस में क्या करेगा, तो उसने उस ऑडिट को, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है। हाँ, अगर मान लो ऐसे 705 के हिसाब से अगर आपको सवाल पूछ लिया जाए, तो आप यहां पे ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद लिमिटेशन लगा दिया है, यानी कि आफ्टर दी एक्सेप्टेंस, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है, आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दीजिएगा। ये एक रेफरेंस पॉइंट आएगा आपके ऐसे 705 का। तो ये आपका क्या बोलो तीसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। what happens preconditions for acceptance for audit are not present। अगर मान लेते हैं प्री कंडीशंस जो है, कौन कौन सी प्री कंडीशंस है, तो ये सारी प्री कंडीशंस, अगर वो प्री कंडीशंस वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेंगे? तो इफ द प्री कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट, ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट। मतलब प्री कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो वो मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा, भाई ऐसे क्यों। Unless required by law and regulation do so, auditor shall not accept the proposed audit engagement। मतलब अगर प्री कंडीशंस को ही मैनेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ऑडिटर क्या नहीं करेगा? उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इफ द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड दैट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाइड इज अनएक्सेप्टेबल, एंड इफ द एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट इज नॉट ऑब्टेन, मतलब बाकी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट के अगर वो जो पॉइंट्स है वो एक्सेप्ट नहीं है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि प्री कंडीशंस एक्सेप्टेड नहीं है। आप लिखता हूं नोट में, इफ प्री कंडीशंस आर नॉट एक्सेप्टेड, देन नॉट टू एक्सेप्ट द
एंगेजमेंट। आई बात समझ में? तो एक अलग से पॉइंट आएगा, यहाँ पर भी रेड में लिखता हूं ताकि वो हाईलाइट हो जाए। एज पर SA 705 लिमिटेशन आफ्टर एक्सेप्टेंस अगर हो गया तो आपने अपना ओपिनियन क्या करना है, मॉडिफाई करना है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के अंदर। आई बात समझ में? चलिए, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। आगे बढ़ते हैं रिकरिंग ऑडिट, इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। रिकरिंग ऑडिट क्या होता है? रिकरिंग ऑडिट मतलब पिछले साल भी मैं ही ऑडिट कर रहा था, इस साल भी मैं ही ऑडिट करूंगा। तो इन दैट केस अगर मान लो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में मैं ही ऑडिटर था, अब मैं 2024-25 का ऑडिटर भी बन चुका हूं। तो 2023-24 में जब मैंने नया ऑडिट एंगेजमेंट लिया था तो मैंने एक एंगेजमेंट लेटर इशू किया था। क्या इसी ओल्ड एंगेजमेंट लेटर को, जो पिछले साल का है, क्या इसको मैं 24-25 के ऑडिट करने के टाइम पे यूज कर सकता हूं, या मैंने उसके अंदर रिवीजन करनी है, या मैंने न्यू एंगेजमेंट लेटर इशू करना है, क्या करना है वो समझते हैं। तो recurring audit is the audit which is performed by an auditor over the years. The auditor shall assess whether there are any circumstances जिसके अंदर terms of audit engagement needs to be revised, needs to be reminded to the entity the existing terms of audit engagement। मतलब जो engagement letter के terms थे, कौन कौन से terms थे? तो ये engagement terms थे। क्या इसके बारे में मैंने इस साल एंटिटी को रिमाइंड करना है या नहीं करना है? अगर रिमाइंड करना है तो मैं नया एंगेजमेंट लेटर सेम कंडीशन के साथ बना करके दूंगा। ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड द न्यू एंगेजमेंट लेटर और द रिटर्न एंगेजमेंट लेटर। मतलब अगर उसको नहीं लगता है कि रिमाइंड करने की कोई गरज नहीं है तो वो क्या करेगा, कोई नया एंगेजमेंट लेटर इशू नहीं करेगा, पुराने एंगेजमेंट लेटर के साथ ही कंटिन्यू कर लेगा। बेसिकली क्या बोला मैंने कहा कि अगर रिकरिंग ऑडिट है तो रिकरिंग ऑडिट के अंदर ऑडिटर ये सोचेगा कि क्या वहां पे ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस है जिसके अंदर मैंने एंटिटी को एंगेजमेंट लेटर के टर्म्स के बारे में रिमाइंड करना है तो मैंने न्यू एंगेजमेंट लेटर इशू करना है, यानी कि सेम कंडीशन के साथ मैं यहां पे इसको यूज नहीं करूंगा, इसी एंगेजमेंट लेटर को नया फाइनेंशियल ईयर लिख करके दे दूंगा, भैया ये मेरा एंगेजमेंट लेटर है। लेकिन अगर ऑडिटर चाहता है कि नहीं, कोई गरज नहीं है, सेम कंपनी है, सेम उनका नेचर ऑफ बिजनेस है, मैनेजमेंट बॉडी भी सेम है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है एनटीटी के अंदर, तो मैंने नया एंगेजमेंट लेटर देने की गरज नहीं है, मैं ओल्ड एंगेजमेंट लेटर के साथ ही उस ऑडिट को कंटिन्यू कर सकता हूं। ये ऑडिटर के ऊपर है, ऑडिटर चाहे तो डिसाइड कर सकता है कि पुराने एंगेजमेंट लेटर के साथ ही कंटिन्यू करें, बट इट इज बेटर प्रैक्टिस कि आप हर साल नया एंगेजमेंट लेटर जो है वो इशू करते रहो, भले उसके अंदर कंडीशंस पुराने हो, लेकिन रिमाइंड करते रहना जरूरी है। ये गुड प्रैक्टिस है, चाहे तो नहीं कर सकता है, चाहे तो कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन जो है वो ये वाला है जो एग्जामिनेशन में आ सकता है। ऊपर वाले क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन इक्का दुक्का नंबर के लिए आ सकता है, लेकिन ये जो पॉइंट नंबर 3 है ये आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। इस पे बहुत सारे सवाल सीए फाइनल में भी पूछे गए हैं, इंटर के अंदर भी पूछे जा सकते हैं कि अगर मान लेते हैं ऐसे कोई सिचुएशंस आ सकते हैं क्या जहां पे मैं एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस को रिमाइंड करना चाहूंगा या एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस को रिवाइज करना चाहूंगा। रिवाइज का मतलब क्या होता है? चेंज करना चाहूंगा, चेंज इन टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट लेटर। मतलब मैं नया एंगेजमेंट लेटर इशू करूंगा, बस फाइनेंशियल ईयर चेंज करूंगा, टर्म्स सेम रहेंगे, या फिर इस साल ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मुझे को यह बता रहे हैं कि नाउ इट इज अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, कि भैया अभी आप एंगेजमेंट लेटर के टर्म्स रिवाइज करो और उसको आप क्या करो, मैनेजमेंट को दे दो, मतलब ये नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना है। व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच ऑडिटर डिसाइड्स टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये सवाल बन सकता है। फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग ऑडिटर टू डिसाइड इट इज अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द एंगेजमेंट लेटर, ऐसे भी सवाल आ सकता है। व्हाट आर द फैक्टर्स अंडर विच ऑडिटर थिंक्स टू रिवाइज द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ऐसे भी सवाल आ सकता है। सवाल किसी भी एंगल से आ जाए जवाब ये आएगा। मतलब ऑडिटर अभी क्या कर रहा है, अपने एंगेजमेंट लेटर के टर्म्स को ही चेंज कर रहा है और उसको क्या कर रहा है, एंगेजमेंट लेटर को मैनेजमेंट को दे रहा है। वेट अ सेकेंड।
चलिए, तो मैंने क्या कहा, ऐसे कौन से सिचुएशंस है जहां पे ऑडिटर अपने एंगेजमेंट लेटर के टर्म्स को रिवाइज कर रहा है। तो पहला चीज क्या लिखा है, ऐसे कोई इंडिकेशंस है जहां पे एंटिटी ने पुराने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अंदर जो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव लिखा था उसको मिसअंडरस्टैंड करा हुआ है। मतलब एएफआरएफ क्या है उसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऑडिटर का स्कोप क्या है, यानी कि वो टैक्स ऑडिट भी करेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी करेगा, ऐसे उनको लगता है, तो उसके बारे में उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है इस साल। तो मैं क्या करूंगा, वापस से वो सारी बातें लिख करके उनके सामने रख दूंगा। आई बात समझ में, वापस से वो सारी बातें लिख करके उनके सामने रख दूंगा। तो अगर मान लो एंटिटी ने ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग करा हुआ है तो मैं एंगेजमेंट लेटर को वापस से इशू करूंगा। नंबर 2, अगर मान लो मेरे एंगेजमेंट लेटर के अंदर कोई रिवीजन या स्पेशल टर्म्स ऐड हुआ है, जैसे पहले मेरे को बस स्टैट्यूटरी ऑडिटर करके अपॉइंट किया था, लेकिन इस साल मैं टैक्स ऑडिटर भी हूं और साथ साथ जीएसटी ऑडिटर भी हूं, तो मेरे स्पेशल टर्म्स ऐड हुए हैं और मेरे टर्म्स के अंदर रिवीजन हुआ है, तो मैं अलग से इस बार स्टैट्यूटरी ऑडिट के साथ साथ टैक्स ऑडिट और जीएसटी ऑडिट भी उसके अंदर ऐड करूंगा। मेरी बात समझे? तो अगर एंटिटी ने ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप को मिसअंडरस्टैंड करा है तो उनको वो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए मैं वापस से एंगेजमेंट लेटर इशू करूंगा, या फिर मेरे एंगेजमेंट लेटर के अंदर कोई टर्म्स रिवाइज हुए हैं या स्पेशल टर्म्स ऐड हुआ है, जिसका एग्जांपल ये हो सकता है। नेक्स्ट वन, अगर मान लो पिछले साल सीनियर मैनेजमेंट कोई और था, इस साल सीनियर मैनेजमेंट कोई और है, तो मेरे को उनको वापस से बताना होगा कि पिछले साल मैंने जो ऑडिट किया था इन टर्म्स पे किया हुआ था, तो ये रहे मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस। आपको नहीं पता था, पिछले साल नहीं थे, इसी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर मैं ऑडिट करता हूं, तो ये रहे मेरे टर्म्स एंड कंडीशन। तो मेरी सीनियर मैनेजमेंट के अंदर चेंज हुई है, या उस एंटिटी के अंदर ओनरशिप में चेंज हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स पहले कोई और थे, आज प्रिंसिपल शेयर होल्डर कोई और है। जैसे सत्यम के केस में होता, सत्यम के केस में बी रामालिंगा राजू, रामा राजू वो निकल करके टेक महिंद्रा ने उनको एक्वायर किया था, तो टेक महिंद्रा उनके प्रिंसिपल शेयर होल्डर बन चुके थे। तो फिर इन दैट केस क्या हो जाएगा, टेक महिंद्रा को जिन्होंने सत्यम को, टेक महिंद्रा के मैनेजमेंट जिन्होंने सत्यम को टेक ओवर किया है, उनको वापस से क्या करना होगा, एक एंगेजमेंट लेटर इशू करना होगा। पर पिछले साल हमने ये एंगेजमेंट के कंडीशन रखे हुए थे, इस साल ये क्या है अपने टर्म्स एंड कंडीशन है जो पिछले साल से ही सिमिलर साउंड करते हैं। नेक्स्ट वन, एंटिटी के अंदर नेचर एंड साइज में सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है। मतलब एंटिटी ने हो सकता है कि कोई नया सर्विसेज ऐड किया हुआ है, यानी कि पहले एंटिटी बस लोकल सेल्स करती थी, इस साल एंटिटी ने क्या करा हुआ है, एक्सपोर्ट सेल भी शुरू किया, यानी कि एक्सपोर्ट के अंदर भी चला गया है। तो उनके नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर, साइज ऑफ बिजनेस के अंदर चेंजेस हो चुके हैं। चेंज इन द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने अभी कहा कि कंपनी अगर एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर आ चुकी है तो उनको उनके ऊपर फेमा भी एप्लीकेबल हो चुका है, तो उनके रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट में चेंजेस हुए हैं, तो उसके लिए भी आपने नया एंगेजमेंट लेटर इशू करके देना है। नेक्स्ट वन, अगर एंटिटी का एफआरएफ चेंज हुआ है, एफआरएफ चेंज हुआ है, तो फिर वो लिख के देंगे एंटिटी ने बाहर की कोई कंपनी को अपनी सब्सिडरी बना हुआ है, इंडिया की कंपनी को बाहर की किसी कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी बनाया हुआ है, जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड था, उन्होंने लैंड रोवर एंड जैगवार को एक्वायर किया था, तो उनके कंसोलिडेशन में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क थोड़ा चेंज होगा। एंड लास्ट वन, चेंज इन द क्या बोलो, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि हो सकता है कि एंटिटी के ऊपर कोई कारो वगैरह इस साल एप्लीकेबल हो चुका हो। कारो की एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको क्लास में बताई थी, हम फास्ट ट्रैक बैच के अंदर भी डिस्कस करवा लेंगे। तो अगर कारो एप्लीकेबल हो चुका है तो वो भी अपने एंगेजमेंट लेटर के अंदर जाएगा कि मेरे को कारो भी इशू करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये भी आएगा। तो अगर मेरी कोई रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर चेंज हुआ है, रिक्वायरमेंट के अंदर चेंज हुआ है, तो वो भी मैं अपने नए एंगेजमेंट लेटर के अंदर लिख के दूंगा। तो उसको याद कैसे करते हैं सर, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके अंदर एक वर्ड है जो वर्ड हमेशा रिफ्लेक्ट करता है, हमेशा इटरेट होता है यहाँ पे, तो वो कौन सा वर्ड है यहाँ पे देखिए, मैं हाईलाइट करता हूं, आपने देखना है, उस हिसाब से आपने याद रखना है। चेंज, चेंज, रिवीजन को हम लोग चेंज ही मानेंगे, चेंज 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 और चेंज। ओके, बेसिकली कितने चेंजेस है, 1 2 3 4 5 6, और रिवीजन के अंदर वो भी एक चेंज मानेंगे तो 7 चेंजेस बोलेंगे, 7 चेंजेस और प्लस एक मिसअंडरस्टैंडिंग। सेवन चेंजेस एंड एक मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, और 7 चेंजेस। अगर ये हो गए तो आपको अपना एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना होगा, नया एंगेजमेंट लेटर इश्यू करना होगा। कौन कौन से 7 चेंजेस है? चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, चेंजेस इन सीनियर मैनेजमेंट, चेंजेस इन ओनरशिप,
changes in nature and size, changes in legal regulatory requirement, changes in AFRF and changes in reporting requirement. तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि आप एंगेजमेंट लेटर के अंदर चेंज कब करोगे. ओके, तो ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन. मैं यहाँ पे लिखता हूं कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस इन एंगेजमेंट लेटर होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चेंजेस. तो पहला 7 चेंजेस एंड एक मिसअंडरस्टैंडिंग. अगर चेंज हो रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगी ही होगी. चेंजेस हो रहे हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगी ही होगी. कौन कौन से चेंजेस? चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर, चेंजेस इन सीनियर मैनेजमेंट, चेंजेस इन प्रिंसिपल ओनर, चेंजेस इन नेचर एंड स्कोप ऑफ द एंटिटी. ये हो गए 4. उसके बाद चेंजेस इन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, उसके बाद आएगा चेंजेस इन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड लास्ट वन आएगा चेंजेस इन AFRF. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8. तो कुल मिला के 8 आपके पॉइंट्स आएंगे. जिन 8 सर्कमस्टेंसेस में ये 8 फैक्टर्स हैं जो आपको बताएंगे कि आपके एंगेजमेंट लेटर में रिवीजन हो सकती है. इस बिना पे इस तरीके से आपको एग्जाम में सवाल बना जा सकता है. अगर ये आपने लिख दिया तो आपको 4 या जितने भी नंबर के लिए सवाल है वो आपको आंसर मिल सकता है या फिर आपको नंबर मिल सकते हैं. तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन इन ऐसे 210. नेक्स्ट वन आएगा एक्सेप्टेंस ऑफ changes in the terms of engagement. The auditor shall not agree to the changes in the terms of audit engagement letter where there is a no reasonable justification. Okay, सीन क्या है कि अगर मान लेते हैं एंगेजमेंट लेटर बना करके ऑडिटर ने दिया हुआ है क्लाइंट को और क्लाइंट बोलता है कि इस एंगेजमेंट लेटर के अंदर ये चेंजेस करो. तो अगर मान लो वो चेंज रीजनेबली जस्टिफाइबल है तो ऑडिटर उस एंगेजमेंट लेटर के अंदर चेंज एक्सेप्ट कर सकता है. देखिए, चेंजेस इन एंगेजमेंट लेटर अलग चीज है और जो एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर ने कंपनी को दिया है, कंपनी इस लेटर के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहती है कि ये चेंजेस करेंगे तभी जाकर के आप ऑडिट कर सकते हो. ये चेंज ऑडिटर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? ऑडिटर कौन से सिचुएशंस में नया एंगेजमेंट लेटर इशू करेगा वो अलग क्वेश्चन है जो अभी हमने देखा. मैं भी क्या बता रहा हूं कि आज मैं ऑडिटर ने कंपनी को एक एंगेजमेंट लेटर दिया हुआ है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन मैनेजमेंट ने जैसे के तैसे एक्सेप्ट करना है. नहीं करेंगे तो ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा. अब मैनेजमेंट चाहती है कि मैं कुछ चेंजेस उसके अंदर करूंगा जो आपने लेटर दिया है, अगर वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप ऑडिट कर सकते हो. ये चेंजेस ऑडिटर तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक वो क्या है, रीजनेबली जस्टिफाइबल है. अगर रीजनेबली जस्टिफाइबल नहीं है तो ऑडिटर उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा. ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है. नॉट दैट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आप बस एक बार उसको रीड करके जा सकते हो. कई बार एमसीक्यू में वगैरह या फिर कहीं पर भी ये सवाल देखने को मिल सकता है. तो ये वाली बात आप थोड़ा सा पढ़ करके जा सकते हो. सही बात है. और यहाँ पे एक प्रैक्टिकल इंसाइट मैंने दिया हुआ है एंगेजमेंट लेटर का कि एंगेजमेंट लेटर होता कैसे है. जिनके पास मेरी किताबें हैं वो इस पेज नंबर 12, 13, 14 के अंदर एंगेजमेंट लेटर का जो ड्राफ्ट हो सकता है उसको पढ़ सकता है. मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रेफर करवा देता हूँ कि एंगेजमेंट लेटर कौन किसको भेजता है. भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट भेजता है किसको, कंपनी को. तो बोर्ड ऑफ दी मेंबर को नहीं, है बोर्ड को या टीसीडब्ल्यूजी को हमको भेजना है. ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप को मैं लिखूंगा कि भैया मैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने के लिए अपॉइंटेड हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जिसके अंदर बैलेंस शीट आएगा, P&L आएगा, कैश फ्लो आएगा, नोट्स टू अकाउंट आएगा, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी आएगा, नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह आएगा, सब आएगा. वी आर प्लीज टू कंफर्म आवर एक्सेप्टेंस. मैं आपका अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं. एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बाय मींस ऑफ दिस लेटर. ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर ऑडिट आर टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस
द फाइनेंस स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड अपना रिपोर्ट इशू करना, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना है, ये अपने ऑब्जेक्टिव, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिसस्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम द फ्रॉड एंड एरर्स दैट आर कंसीडर्ड मटेरियल इफ इंडिविजुअली एग्रीगेटेड दे कुड बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स, को छोड़ दो। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी विल कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय आईसीए। प्रोफेशनल जजमेंट को हम फॉलो करेंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को हम लोग थ्रू आउट द ऑडिट फॉलो करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे, इंटरनल कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग लेंगे, इवैल्यूएट करेंगे अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी, अप्रोप्रिएट्स ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न 517 को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, और ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको भी इवैल्यूएट करेंगे। ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट एंड द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कुछ अनअवॉइडेबल रिस्क हो सकते हैं जिसकी वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं जिनको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आएगा कि बिकॉज हमारे ऑडिटर के ऊपर लिमिटेशन है, उसकी वजह से कुछ कुछ बातें जो हमसे छूट सकती है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गोइंग कंसर्न को चेक करना, अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करना, जजमेंट्स बनाना, इंटरनल कंट्रोल को लगाना, इंफॉर्मेशन का एक्सेस देना, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फीस कितनी आएगी वो भी उसके अंदर आएगा, रिपोर्टिंग हम करेंगे कौन कौन से फॉर्मेट के अंदर, वो सारी बातें यहाँ पे आएगी, और साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, साइन करेंगे जो भी आपका एंगेजमेंट पार्टनर होगा। तो ये होता है एंगेजमेंट लेटर बनाना, तो आपको एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, रीड कर सकते हो, ताकि आपको सही से आइडिया बन जाए कि एंगेजमेंट लेटर होता कैसे और लिखते कैसे है। आई बात समझ में? रिकरिंग ऑडिट का रिवीजन, ये अभी हमारा क्वेश्चन हो चुका है, वो सिंपल प्लेन क्वेश्चन था। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे 210 के अंदर क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन के साथ आप क्लियर हो तो आपका ऐसे 210 कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट मैं आपको एक 5 मिनट दे रहा हूं, ऐसे 210 के अंदर जितनी भी बातें हैं उसको एक बार लिखिएगा और ऐसे वो 210 की कहानी खत्म कीजिएगा। So start writing the things on the screen.